तो हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे और ना ही ज़्यादा हम ऊपरी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें जो बेसिकली बात की गई है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफ़ी आंदोलन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल चिपको आंदोलन, तो ठीक इसी तरीके से ये भी एक आंदोलन था। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अब बात करते हैं इसे समझा कैसे जाए और पेपर में इसे लिखा कैसे जाए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया भी हुआ है जून 2018 के पेपर में ये आया हुआ है हमारा क्वेश्चन कि साइलेंट वैली मूवमेंट पर आपको निबंध लिखना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर हमारा ये हो जाता है तो एटलीस्ट हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा MGPE 007 की बुक से। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। आपको इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। तो देखिए, जो साइलेंट वैली मूवमेंट है, आपको वैसे मैं बेसिक बता देती हूँ पहले। जो साइलेंट वैली है ये केरला में स्थित है, ठीक है। और जो ये जो साइलेंट वैली है ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, एक अच्छा, बहुत ही नेशनल पार्क है। और यहाँ नेशनल पार्क के जो आसपास का जो स्पेस है वहाँ से एक नदी बहती है। तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डैम बनाने की बात की थी, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं आसपास के, या जो हमारा ये जो नेशनल पार्क है ये इससे नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये मूवमेंट किया गया था। तो अब ये क्यों किया गया था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यदि हमारे निर्धनों की दुर्दशा प्रकृति के कानूनों के कारण नहीं होती बल्कि हमारी संस्थाओं के द्वारा होती है तो यह हमारा बहुत बड़ा पाप है, ऐसा चार्ल्स डार्विन जी बोलते हैं। और ये लाइन आपको बुक में भी मिल जाएगी। MGPE 007 का जो चैप्टर है, ये लेसन है साइलेंट वैली मूवमेंट, पूरा चैप्टर है। तो उसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है कि जो गरीब लोग हैं अगर उनकी दुर्दशा प्रकृति के कारण, फॉर एग्जांपल बाढ़ या भूकंप, इनसे नहीं होती है और बड़ी संस्थाओं द्वारा या औद्योगिकरण द्वारा होती है तो ये हमारा बहुत बड़ा पाप है। विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं, जो अभी डेवलपिंग हैं, मतलब वो अभी विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील हैं। तो विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में क्रियान्वित किए गए मुख्य धारा विकास मॉडलों को इस हद तक प्रयोग किया गया कि इन देशों में यहाँ की पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संसाधनों पर विनाशकारी और घातक प्रभाव पड़ा। यानी कि जो विकासशील देश हैं वो विकसित तो होना ही चाहते हैं, तो उन्होंने जो मॉडल दिए गए थे ना विकास के, कि अगर ये करोगे तो विकास होगा, आप लोग विकसित हो जाओगे, तो उन्होंने इस हद तक उसका प्रयोग किया जिससे कि जो उनके जो कंट्री में इन्वायरमेंट था उसमें उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आगे बात करते हैं। विकास की नई लहर ने सभी रूपों के माध्यम से धरती के संपूर्ण वनों को बेरहमी से नष्ट किया और अंततः इस विश्व रूपी नीले ग्रह को पूरी तरह से अस्थिर बना दिया। भारत में बनाए गए विशाल बांधों को, जो बड़े बड़े जो डैम होते हैं, विकास के प्रतीकों के रूप में देखा गया। यानी कि भारत में ऐसा माना गया जो बड़े बड़े जो डैम होते हैं वो साइन ऑफ डेवलपमेंट है। आगे है, भारत में भिन्न भिन्न भागों में विकास के नाम पर विशाल मात्रा में निर्वनीकरण किया गया, यानी कि वनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा गया। तो इस तरीके से जो हमारा जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा मूवमेंट है साइलेंट वैली। आगे हम थोड़े से साइलेंट वैली के बारे में बात करेंगे, वो है क्या, थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ 13 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, आपको जितने याद रहे एग्जाम में आप उतने लिख देना। तो जो साइलेंट वैली है वो एक नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में अंतिम आबादित वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। साइलेंट वैली, मैंने यहाँ पे SV साइलेंट वैली शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। साइलेंट वैली दक्षिण भारत केरल में पालक्कड़ जिले के नीलगिरी पर्वतों में स्थित है। ब्रिटिश द्वारा इस क्षेत्र को साइलेंट वैली का नाम दिया गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि जो साइलेंट वैली है उसका कम से कम 50 मिलियन वर्षों से कंटिन्यू अस्तित्व का रिकॉर्ड रहा है। यानी कि 50 मिलियन सालों से ज़्यादा ये अस्तित्व में है, यानी यहाँ पर मौजूद है।
सन 1914 में साइलेंट वैली को आरक्षित वन घोषित किया गया। जो साइलेंट वैली है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार फॉर्म में है। साइलेंट वैली में मानसून के दौरान बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। साइलेंट वैली पक्षियों और पशुओं की बहुत सी दुर्लभ, यानी कि जो दुर्लभ मतलब जो आसानी से नहीं मिलती, प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली में स्तनधारियों में सबसे बड़ा जंगली पशु गौर है। साइलेंट वैली में 128 से अधिक प्रजातियां तितलियों की और पतंगों की 400 प्रजातियां यहाँ रहती हैं। साइलेंट वैली में 6 विशिष्ट वृक्ष संघों का वर्णन किया गया है। साइलेंट वैली में विशाल खोखली कैटूमालाइंग वृक्ष है जिसके अंदर 12 लोग रह सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, थोड़े आप बता सकते हो पेपर में, थोड़ा सा एग्जामिनर जो चेकर है उसके ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं SVM यानी कि साइलेंट वैली मूवमेंट की पृष्ठभूमि, उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था। साइलेंट वैली केरला में स्थित है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यह एक विशाल जंगल है जो केरला के पालघाट जिले में स्थित है। ये बहुत बड़ा जंगल है जो साइलेंट वैली है। इस जंगल में कुंथी पुंझा नदी मुख्य रूप से बहती है। ये जो जंगल है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कुंथी पुंझा, मतलब वैसे तो बहती है लेकिन कुंथी पुंझा मुख्य रूप से बहती है। 1928 में कुंथी पुंझा नदी के निकट सैरंध्री स्थान को सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया। यानी ये जो नदी है वहाँ पर 1928 में उसके नदी के पास एक प्लेस है, एक स्थान है सैरंध्री। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उस प्लेस को, सैरंध्री प्लेस को, उसको चिन्हित किया, उसको अंकित किया कि हम यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए हम यहाँ पर इस ज़मीन को यूज़ करेंगे। हर जगह उनको यह जगह उनको बिजली उत्पादन के लिए आदर्श लगी, मतलब एक मॉडल लगी कि हाँ ये बहुत अच्छा बिजली उत्पादन होगा यहाँ पर। 1970 में केरला राज्य विद्युत बोर्ड ने इस स्थान पर जल बांध, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे 8.9 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब जाता, क्योंकि जो डैम बनेगा उसी से जो बिजली है वो प्रोड्यूस होगी। योजना आयोग ने इस बांध को बनाने के लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। अब बात करते हैं कि जो साइलेंट वैली मूवमेंट है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे ही बांध बनने की घोषणा हुई लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि जब इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है, वहाँ का आधा क्षेत्र पानी में डूब सकता है, वहाँ के लोगों को नुकसान हो सकता है, वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। रोमुलस पिटाकर, ये नाम बहुत ज़रूरी याद रखने वाला है, रोमुलस पिटाकर, जिन्होंने मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना की थी, उन्होंने सबसे पहले बांध योजना का विरोध किया। यानी कि सबसे पहले जिन्होंने विरोध किया वो थे रोमुलस पिटाकर। 1977 में केरला वन रिसर्च संस्थान ने सर्वे करना शुरू किया कि बांध बनने के बाद पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। एक सर्वे भी किया गया जिससे में यह पता लगाया गया कि अगर बांध बनता है, यहाँ पे डैम बनेगा, तो क्या क्या और कितनी मात्रा में नुकसान हो सकता है। साइलेंट वैली को बचाने के लिए केरला शस्त्र साहित्य परिषद के SSP ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले किसने इसका विरोध किया और कौन से परिषद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका ये है KSSP, केरला शस्त्र साहित्य परिषद। तो इन्होंने साइलेंट वैली को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कई पब्लिक मीटिंग्स की थी। इसमें लोगों को बांध बनने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यानी KSSP ने बहुत सारी मीटिंग्स की जिसमें लोगों को यह बताया गया कि अगर बांध बनेगा तो ये दिक्कतें, इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में उनको जानकारी दी गई। सुगाथा कुमारी जो केरला की विख्यात कवित्री थी, वह भी इस आंदोलन में जुड़ गई। उन्होंने सेव साइलेंट वैली का नारा दिया। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं KSSP का अभियान निम्नलिखित कारणों की स्पष्ट जानकारी पर आधारित है। यानी कि जो KSSP ने अभियान शुरू किया था, क्योंकि जो साइलेंट वैली को मेनली जो बचाने का काम किया है वो
केरल शस्त्र साहित्य परिषद KSSP ने किया है। तो इनका जो अभियान था वो किन कारणों पर आधारित था, तो ये आपको बताना है। निहित स्वार्थ जो ज्ञान वनों से वृक्ष कटान अन्य सत्समान कार्यों से लाभ उठाते हैं। शक्तिशाली राजनीतिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने यही अपनी पहली बात रखी थी कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो कि अपने निहित स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थों के कारण ये सब कर रहा है और साथ में सरकार से भी उसको संरक्षण, मतलब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो ये कहना था। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां समाज के उच्च वर्ग के हितों के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रयुक्त की जाती हैं। दूसरी बात उन्होंने ये रखी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, तो उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ एक वर्ग को मिल पा रहा है। समाज में 2 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये एक वर्ग को मिल पा रहा है, पक्षपात तरीके से यहाँ पर व्यवहार हो रहा है, पक्षपातपूर्ण, यानी कि उनमें डिफरेंस किया जा रहा है कि एक वर्ग को लाभ हो रहा है और एक वर्ग को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरा है आम आदमी के हितों के संरक्षण के लिए लड़ना और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के संघर्ष में आगे रहना जन विज्ञान आंदोलन का उत्तरदायित्व है। तीसरी बात उन्होंने यह की कि हम जो ये हम आंदोलन कर रहे हैं, ये जो हम अभियान चला रहे हैं, इसमें हम ये क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हम जो अभी हमारे पास संसाधन है हम उनको अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं और उनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम उसे सुरक्षित प्रदान उन्हें हम दे सकें, उन्हें हम प्रदान कर सकें। फोर्थ है वन संरक्षण केरल राज्य की उन नीतियों के विरुद्ध जन संघर्ष की दिशा मोड़कर संभव है जो समुदाय के कई वर्ग हितों का समर्थन कर रहा है। तो इसमें बेसिकली यही बात बोली है कि जो सरकार के विरुद्ध जो भी हमारा जो संघर्ष होगा वन संरक्षण, यानी कि जो वन को बचाने के लिए, तो वो समुदाय के कई वर्गों के हितों का समर्थन कर रहा है। यानी कि जो समाज के, ऐसा नहीं है सिर्फ वो एक वर्ग को लाभ पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये समाज के कई वर्गों को लाभ पहुंचाएगा जो हमारा अभियान है। तो आगे है KSSP द्वारा सामूहिक अभियान के फलस्वरूप केंद्रीय सरकार ने मुद्दे के बारे में जांच करने के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका जो उन्होंने जो मेन जो हेड होता है वो चुना था पादप जनन विज्ञानी और कृषि विज्ञानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। उनको नियुक्त किया गया था कि जो पूरा मुद्दा है जो KSSP द्वारा जो बताया गया है उसकी जांच की जाए। तो उसकी जांच करने के बाद MS स्वामीनाथन ने यह बात रखी थी कि यहाँ पर आरक्षित पर्यावरण पार्क बनाया जाए। सन 1983 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को योजना बंद करने का आदेश दिया और 15 नवंबर 1983 को साइलेंट वैली वन राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, यानी कि यह मूवमेंट सफल रहा। नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के मूल क्षेत्र के रूप में 7 सितंबर 1985 साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान औपचारिक रूप से उद्घाटित कर घोषित किया गया था और ये किया गया था उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे भाई राजीव गांधी। 1 सितंबर 1986 को नीलगिरी बाइसोफोरे क्षेत्र को विशेष रूप से आरक्षित घोषित कर दिया गया था। तब से साइलेंट वैली पारितंत्र संरक्षण के लिए दीर्घकालिक संरक्षण प्रयास शुरू किए गए। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज़ जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं, जो अगर मैं समझाने में असफल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में प्रिपेयर करूँ तो मैं उसमें उन चीज़ों पे काम कर सकूँ। अब आगे कंक्लूजन है, ये आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। साइलेंट वैली मूवमेंट भारत में अन्य पर्यावरण आंदोलनों के कई तरीक़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। मतलब जैसे अदर जो आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक इस तरीके से जो साइलेंट वैली मूवमेंट था वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। साइलेंट वैली मूवमेंट का प्रजनक योगदान यह है, जो मतलब इसका जो योगदान रहा है
वो यह है कि इसने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को शिक्षित किया गया। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जब साइलेंट वैली मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे मैराथन वगैरह भी हुई थी गांव-गांव जाके, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो। आगे यह अनुभव किया गया कि प्रभावकारी पर्यावरण संरक्षण केवल सक्रिय सोसाइटी की प्रतिबद्ध सहभागिता के साथ ज्ञानी समुदाय के सहयोग से स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता से प्राप्त हो सकता है। यानी कि जो कोई भी आंदोलन है वो जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जो सामान्य नागरिक हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उसमें सहयोग नहीं करते, भागीदारी नहीं करते। तो जो हमारा ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही मोटिवेशनल जो हमारा मूवमेंट रहा है, प्रेरणादायी रहा है, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली कोई योजना आती है, कुछ कार्य होते हैं, तो हम उसके लिए एकजुट होकर उसके खिलाफ आंदोलन कर सकें और आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकें। तो यही इस मूवमेंट से सीखने वाली बात है। तो आपको एग्ज़ाम में यही लिखना है। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।